Friends. Hello friends, we have entered into the Alipur Jail Museum again. It's around 5:50 now. From 6 p.m. we have the light and sound program arranged over here. After the lights are on and the evening is over, we are having a merry time on Merry Christmas, and we are heading towards the light and sound program for 1 hour, 6 to 7 p.m. छोटा छोटा है। The crowd has vacated. Probably we are the last people to arrive. The inside looks like this of Alipur jail, converted into museum now, with all the lights on. A property which was established by the British in 1906 AD, and from then onwards, this way, this way, that gate is closed now. Turn on the torch. From that time till last 2-3 years back, while this was shut down in 2019 and shifted to Baripur, this used to be operated as a jail and correctional home. Later on, now it has been under Heritage Act. It has come under the purview of a museum, with all the dignitaries and historians and the freedom fighters who has been imprisoned out here, or capitally executed or punished by the Britishers, and thereafter What is the time? the normal inmates, prisoners in independent India. Father, what is go. That way. Thank you. We have approached the light and sound show That way. field. No, not that way. Not here. I guess this is another jail. Nice. Probably this is the first video someone is going to publish on YouTube, an YouTuber. Ticket. This is the first time in life any jail or correctional home historical converted. Teen zone. Friends, we have taken our seat. I'm drinking water. Probably on the screen it will be shown. করবেন না, কেউ ফোনে ফটো তুলবেন না, কেউ ভিডিও করবেন না।
नमस्कार। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अलीपुर स्वाधीनता संग्रहालय आप सबका इस अनुपम ध्वनि और प्रकाश शो में स्वागत करता है। करीब 100 वर्ष पहले निर्मित इस ऐतिहासिक परिसर में आप बैठे हैं। आपके सामने जो 4 इमारतें हैं, ये थे कैदियों के जेलखाने यानी वार्ड्स, जिनमें अनगिनत स्वाधीनता संग्रामियों को बंदी बनाकर रखा गया था। उनकी हुंकार आज भी इन इमारतों में सुनाई देती है और उनके देशभक्ति गीतों के स्वर आज भी गूंज रहे हैं। जेलखानों के बिल्कुल बीच है ये स्तंभ, द सेंट्रल टावर, जहां से कड़ी निगरानी रखी जाती थी इन जेलखानों पे। आपके दाहिनी ओर जो इमारत है वो था अस्पताल, जहां कैदियों की देखभाल की जाती थी, जिन पर अंग्रेजों द्वारा बेरहमी से अत्याचार किए गए थे। आपके चारों तरफ प्राचीन वृक्ष हैं, इन समस्त घटनाओं के मौन गवाह। शो की अवधि 40 मिनट है। कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें या बंद कर दें। फ्लैश फोटोग्राफी वर्जित है। तो आइए इस शो का शुभारंभ करते हैं। তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তের রাঙা, বন্দিশালার ওই শীতল বাঙা, তারা কি ফিরিবে তারা কি ফিরিবে আজ সুপ্রভাতে, যত তরুণ মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। महान संघर्षों और बलिदान की इस पाकीज़ा और पवित्र वेदी को मैं पूरी इज्जत और श्रद्धा से नमन करता हूँ। मैं उन हवाओं का झोंका हूँ जो सदियों से इस धरती पर चल रही हैं। काश मैं यहाँ उठाए गए जुल्म और उसके दिए हुए दर्द को कुछ कम कर सकता। मैं विदेशियों के हाथों किए गए अत्याचारों का चश्मदीद गवाह हूँ। मेरी इस धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला नापाक कदम रखा था। समुद्री रास्तों से सिल्क और मसालों का व्यापार करने वाले अपने जहाजों के उतरे व्यापारी जल्द ही इस धरती के शासक बन गए। भारत की धरती पर कंपनी की हुकूमत जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे बढ़ने लगी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की हवस। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारी धरती पर अपनी मर्जी के कानून बनाने की और साथ ही जेल बनाने की इजाज़त भी दे दी। और इसी व्यवस्था के तहत 1810 में शुरू हुआ अलीपुर जेल बनाने का काम। सन 1864 में पूरे देश में कई सेंट्रल जेल बनाए गए। अलीपुर जेल को भी सेंट्रल जेल का दर्जा दिया गया। विदेशियों ने इसे सेंट्रल जेल बनाया था,
मगर हमारे जोशीले हिंदुस्तानियों ने इसे आज़ादी के संग्राम का मैदान जंग बना दिया। सन 1857 सिपाहियों के बगावत का बिगुल बच चुका था। घबराई हुई विदेशी हुकूमत ने गिरफ्तारियों का अंधाधुंध सिलसिला कुछ ऐसे शुरू किया कि जिस पर भी जरा शक हो वो कैद हो गया। इन्हीं गिरफ्तार लोगों में से एक थे फराइजी आंदोलन के बानी मोहसिन उद्दीन अहमद, जिन्हें लोग दुद्दू मियां के नाम से जानते थे। खाने का समय हो गया है कैदी लोग, सब लाइन में लगो। गैंग नंबर 2 सबको एक एक बार खाना मिलेगा, ज्यादा हलचल नहीं बजाओ, चलो। अच्छा दुद्दू मियां, वो दूर फरीदपुर से आपको पकड़ के ले आए हैं, ये सच है? हाँ सुजोय भाई मैं अब एक खतरनाक इंसान हूँ। सो तो है, जमींदार कंपनी के टैक्स अदा करने के नाम से प्रजाओं का खून चूस लेते हैं। आफत में ही भाई आके भाई के कंधे से कंधा मिलाते हैं। जो सब जानते हैं वही मैं भी जानता हूँ। ये जमीन अल्लाह की देन है, इस पे सबका पूरा अधिकार है। सही बात। इंग्लैंड की मिलों में नील की जरूरत है, उसके लिए हमारे किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराता है जमींदार। महाजनों के कर्ज के नीचे दब के गरीब प्रजा बली हो जाती है दोनों तरफ से। अरे जिसके शरीर में सिर्फ हड्डी चमड़े की बची हो उसको क्या बलि चढ़ाएंगे? जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास होने लायक क्या है? ये लोग आएंगे झुंड पे झुंड, चौगाछा से नदिया से आएंगे सब, मुल्लाहाटी पबना मुर्शिदाबाद से। नील विद्रोह का तूफान उड़ा ले जाएगा सारे जमींदारों को। उस दिन के लिए तैयार तमाम किसान भाई। देश के आसमान में नील विद्रोह के जुल्म के खिलाफ नारे गूंजने लगे थे। घबराई हुई अंग्रेज सरकार ने नील की खेती करने वालों पर अत्याचार की छानबीन शुरू कर दी और सन 1860 में नील कमीशन भी बना डाला। दुद्दू मियां तो सन 1862 में गुजर गए, मगर जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी उन तमाम इलाकों में फैलती चली गई जहां जबरदस्ती इस नील की खेती करवाई जाती थी। 1905 में हिंदू और मुसलमानों की एकता को लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता की एक लकीर खींच के बंगाल के बंटवारे का ऐलान कर दिया। बंगाल विभाजन से क्रोधित लोगों ने विलायती सामानों का बहिष्कार शुरू कर दिया और यहीं से जन्म लिया स्वदेशी आंदोलन। लेकिन हुकूमत अपनी जिद पे अड़ी रही। इनकलाबी टोलियों ने हथियार इकट्ठा करना शुरू किए।
का निशाना थे ब्रिटिश ऑफिसर, और उन्हीं में से एक था मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड, जिस पर मुजफ्फरपुर में बम फेंका गया, मगर वो बच गया। गिरफ्तार होने वालों में कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बोस और नरेंद्र नाथ गोस्वामी भी थे। मई 1908 में उनको जेल में भेज दिया गया। कन्हैयालाल दत्तो, अपना अंगूठा इधर लगाओ। सत्येंद्र नाथ बोस, इधर इधर छाप लगाओ, दिखता नहीं है? नरेंद्र नाथ गोस्वामी, इधर इधर लगाओ। हाँ, अब जाओ। कन्हैयालाल, आज जेल के अस्पताल में नरेंद्र से मुलाकात हो गई। याद है ना? कैसे नहीं रहेगा, आंदोलन का दुश्मन है वो, सरकारी गवाह बना है जेल से छूटने के लिए। बेईमान, कभी नहीं, उसको तो रोकना ही होगा। हाँ, जानता हूँ, उसका मुंह बंद कर देना होगा हमेशा के लिए। मेरा रिवॉल्वर तैयार है, तुम्हारा? अग्नि युग की आग आहुति मांग रही है, मैं भी तैयार हूँ। वो आ रहा है बेईमान, उसके साथ में पहरेदार भी है। लेकिन साहब, नरेंद्र नाथ, वहाँ बैठो, उस बेंच पे। ठीक है साहब, लगता है कन्हैयालाल कुछ बोलना चाह रहा है मुझे। हाँ नरेंद्र, तुमसे जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो सजा ब्रिटिश जेलर तुमको नहीं दे पाए, वो सजा मुझसे लेते हुए तुम्हारी शक्ल कैसी होगी देखने की बहुत इच्छा थी मुझे। उसको मार डाला कन्हैयालाल, इसकी सजा मिलेगी तुमको। मैं तैयार हूँ। मैं सबको बता देना चाहता हूँ, दगाबाजी का पुरस्कार है मौत। उन पर मुकदमा क्या था? एक दिखावे का तमाशा था। कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस को आनन फानन मौत की सजा सुना दी गई। वो 10 नवंबर 1908 को पूरी बहादुरी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़े और अमर हो गए। मई 1908 को गिरफ्तार किए गए ऐसे ही हथियारबंद आंदोलन के नेता माने हुए इनकलाबी श्री अरबिंदो घोष पर अलीपुर बम साजिश का मुकदमा चला। मई 1909 में अरबिंदो घोष को अलीपुर की जेल में कैद तन्हाई में डाल दिया गया, जिसे अंग्रेजी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। पिंजरे में कैद मैं सलाखों से बाहर देखता हूँ, सिर्फ एक विशाल बरगद का पेड़ दिखता है। मेरे इस असहनीय अकेलेपन का साथी है सिर्फ कोठरी की चींटियां। मेरा मन एक एक कदम बढ़ता जा रहा है एक गहरे पागलपन की ओर। भगवान मुझे बचाओ। क्या तुम सुन रहे हो भक्तों? सुन रहे हो मेरी प्रार्थना? উনি তো মারা গেছেন, এগুলো কর্ণকেও हाँ, ওনার एक কথাগুলো गहरी शांति বলছে छा रही है मेरे আমাদের जख्मी শোনাবার दिल জন্য। पर। लगता है जैसे मैं देख पा रहा हूँ श्याम सुंदर श्री कृष्ण को। मेरे चारों तरफ वो है वासुदेव कृष्ण,
वही रक्षा करेंगे, वही मुझे रास्ता दिखाएंगे। अंग्रेज सरकार का गुस्सा ये एक काम कर पाए। मुझे मेरे ईश्वर मिल गए, मुझे मेरे ईश्वर मिल गए। श्री अरविंदो घोष को वक्त के साथ जेल से मुक्ति मिल गई। अदालत में उनकी वकालत कर रहे थे चित्तरंजन दास। उन्होंने श्री अरविंदो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये इंसान जो अदालत के इस कटोरे में खड़ा है, भारतवर्ष में सच्चे देशभक्त, कवि, देश प्रेमी और इंसानियत का रास्ता दिखाने वाले के रूप में हमेशा याद रखेगा। क्रांति की लहर पूरे देश में फैल गई थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इनकलाबी नारे लगाने वालों की आवाज ज्यादा से ज्यादा गूंज रही थी और इन्हीं आवाजों को दबाने के लिए 1906 में शुरू किया गया एक नया अलीपुर सेंट्रल जेल बनाने का काम। एक और बढ़ रही थी ईंट दर ईंट जेल खाने की कारकोठरियां, तो दूसरी ओर बढ़ रहे थे क्रांतिकारियों के हौसले। ये तहखाना पूरी तरह बन के तैयार हो गया और इसकी चार दीवारियों में जोशीले क्रांतिकारियों के जत्थे बंद कर दिए गए, जिनके सीनों में धधक रही थी आजादी की आग और होंठों पे गूंज रहे थे आजादी के नगमे। এই লাইটের সাউন্ড ছোট কিন্তু বেশি ইন্টারেস্টিং দ্যান দোজ দেখ। पहली अगस्त 1920 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का ऐलान किया। अमीर, गरीब और हर वर्ग ने विदेशी सामानों का बायकॉट शुरू कर दिया। घर घर में चरखे चलने लगे और सच्चे हिंदुस्तानियों का लिबास हो गया स्वदेशी खादी। स्वराज पार्टी के देश बंधु चित्तरंजन दास ने विलायती कपड़ों का पूरी तरह से बहिष्कार करवा दिया था और फिर उनकी ओर आया देश प्रेम के आदर्शों और आज़ादी के जज्बे से भरपूर एक नौजवान सुभाष चंद्र बोस। सन 1921 में चारों तरफ प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन की धूम थी।
मगर सुभाष चंद्र बोस ने आम इंसानों को संगठित किया और प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के खिलाफ खड़े हुए। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके अलीपुर जेल में डाल दिया गया और कुछ दिनों बाद चित्तरंजन दास भी गिरफ्तार होकर इसी जेल पे आ गए। चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है सुभाष। वो गिरफ्तार करने आ रहे थे तो उसी खुशी में आपने ही तो सबको बुला बुला के चाय पिलाई थी। ये खुशी का ही तो अवसर है सुभाष। कहे तो स्वतंत्रता सेनानियों का पुरस्कार है। लेकिन मुझे तो सिर्फ 6 महीने की सजा सुनाई है। अरे तो क्या हुआ, इससे तुम्हारा गौरव कम थोड़ा होता है। सुभाष जी, देखो तो कौन आई हैं? हमारी सहयोगी मेरी अर्धांगिनी बासंती देवी। माँ प्रणाम। जीते रहो सुभाष, जीते रहो। तुम जेल में हो ये सोचकर कई बार मन भर आता है, फिर ये सोचकर अच्छा भी लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले कितना कुछ करके आए हो। तुम्हारे जोशीले भाषणों का असर ऐसा हुआ कि कोई नहीं निकला सड़क पे। ठीक है, पर बड़ी बात इस आंदोलन को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया है। आंदोलन के असली कारीगर तो वही है ना। अहिंसा का मार्ग तभी सत्य होता है जब हिंसा को पूरी तरह त्याग सके। और अंग्रेज हमें कायर समझेंगे और हमसे नहीं डरेंगे। काश इस जेल की दीवार में एक छोटी सी दरार होती तो मैं उस दरार से बाहर निकल जाता और भेष बदलकर फिर से सुलगा देता असहयोग की चिंगारी। कौन जानता है आजादी की राह कौन सी है, कहाँ खत्म होगी ये राह कौन जानता है। हम तो बस तैयार रह सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना गुरु मानते थे। अलीपुर में उनका साथ और बाद में उन दिनों की स्मृति सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा बन गई। एक समय वो भी आया जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज तैयार की, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चुड़ें हिला के रख दी। उनके जय हिंद का नारा सारे देशवासियों के दिलों और होठों पर हमेशा हमेशा के लिए बस गया। 16 जून 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरे देश में शोक की एक लहर पड़ गई। मौसा আছে না কামড়ায়, হাত পা নাড়াতে থাকো। गांधी जी कह उठे, चित्तरंजन दास अनगिनत खूबियों के मालिक थे, पर साथ ही उनकी जबान पर, उनके दिल में बस एक ही ख्याल था, देश की आजादी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सभा में भाग लेने के अपराध में सन 1930 में कई नेताओं के साथ मशहूर डॉक्टर विधान चंद्र राय भी गिरफ्तार होकर अलीपुर जेल में लाए गए थे। चित्तरंजन दास ছিল। उन्हें 6 महीने की जेल हुई थी। अलीपुर जेल के अस्पताल में 120 रोगियों के इलाज की गुंजाइश थी। डॉक्टर विधान चंद्र राय ने कैदियों की देखभाल में खुद को समर्पित कर दिया। এটা জেল হসপিটাল ছিল। गुड मॉर्निंग डॉक्टर रॉय। बीमार लोग तो आपकी राह देख रहे हैं। विजय, अस्पताल के काम ने मुझे जिंदा रखा है। हाथ पैर चल रहे हैं और स्टेथोस्कोप को कान से लगा रखा है। लोगों के दिल की धड़कन सुनने के लिए नहीं, दिल की आवाज सुनने के लिए। ये लो, एक और गया। वही बीमारी, बुखार और उल्टी। विजय, रात को नींद कैसी आई? मेरा कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब। ये खांसी तो अब मेरी मौत के साथ ही जाएगी। बुखार तो उतर गया,
देखूं जरा सीने का हाल। पलट जाओ, सांस लो जोर जोर से। ठीक होके भी क्या फायदा होगा डॉक्टर साहब? तुम्हारी उम्र अभी कम है विजय, तुम्हारी जिंदगी की कीमत अभी बहुत ज्यादा है। आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहते, उसके लिए तो जिंदा रहना होगा, हट्टा कट्टा स्वस्थ रहना होगा। कैदियों को ठीक रखने के लिए आप जो कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, उससे हम लोगों का हौसला बहुत बढ़ गया है। हौसला तो तब और बढ़ेगा जब हमें आजादी मिलेगी। ऐसा स्वप्न कभी देखा है जो एक दिन हकीकत बन जाए? आजादी ही है वो स्वप्न, आजादी है वो हकीकत। हकीकत की जमीन पर उस स्वप्न को साकार होते देखने के लिए तो तुम्हें जिंदा रहना ही पड़ेगा। सही समय पर सही जांच, बीमारी की सही दवा और बीमारों के साथ प्यार भरा रिश्ता, इन 3 मंत्रों ने न जाने कितनी जिंदगियों को बचा लिया। डॉक्टर BC रॉय को पूरा देश प्यार और श्रद्धा की नजरों से देखता था। सन 1930 का दौर समाज में बड़ी उथल पुथल थी और एक जुनून से भरा दौर था। गांधी जी की नमक की सत्याग्रह सफल हो गई थी। गिरफ्तारियां और जेल रोजमर्रा की बातें बन गई थी। ब्रिटिश हुकूमत की सजाएं देने का तरीका दिन ब दिन और सख्त होता जा रहा था। कैदियों पर लगाए जाने लगे ज्यादा से ज्यादा गंभीर आरोप और उन पे ढाए जाने लगे कठोर से कठोर अत्याचार। इन दिनों जेल विभाग के इंस्पेक्टर जनरल कर्नल नॉर्मन सिम्पसन ने कैदियों पे और भी ज्यादा जुल्म ढाने का এগুলো বানানো আছে ভিতরে, ওই বিল্ডিংটা বানানো আছে, দোতলাটা একতলাটা, যেটা গেলাম না আজকে। कितना बड़ा क्रांतिकारी है आर्किटेक्चर, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। चाबुटा हुजूर, खड़ा करो इसको, लगाओ चाबुक, जल्दी। মশা না কামড়ায়, মশা আছে পাবেন, হাত নাড়তে থাকো। 8 दिसंबर की भरी दोपहर में सुभाष चंद्र बोस के नौजवान वॉलंटियर बिनोय कृष्ण बोस, बादल गुप्तो और दिनेश चंद्र गुप्तो ने पूरी बेखौफी से राइटर्स बिल्डिंग में घुस के सिम्पसन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए तीनों ने खुद को खत्म करने का प्रयास किया। बिनोय और बादल तो सफल हो गए, लेकिन दिनेश गुप्तो बच गए। उन पर मुकदमा दायर हुआ और उन्हें अलीपुर जेल में डाल दिया गया। कैदियों लाइन से खड़े हो जाओ, हाजिरी का समय हो गया है, शुरू करो। 1 2 3। अस्ताचल किरणों के प्रकाश से रंग गई है जेल की कोठरियां। गर्मी बीत रही है, हवाओं में बारिश की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी। सर हाथ छोड़ाओ। अरे मैं तो भूल ही गया। पहरेदार भैया, थोड़ा कागज मिलेगा? और कितना लिखोगे? चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हो, पन्ने पे पन्ने। ये लो कागज। शुक्रिया। कितना कुछ कहना है, कितना कुछ बांटना है, कितना कुछ है सोचने को, कितनी सारी योजनाएं हैं। हाथ में बंदूक लिए इंसानों को मारने निकले थे, सिम्पसन साहब को तो मार डाला।
ये सब बातें तब क्यों नहीं सोची? नहीं, सिम्पसन इंसान नहीं नर पिशाच था। वो लोगों को मारता था, अत्याचार करता था, उन्हें अपाहिज कर देता था। हुकूमत सिम्पसन को पर किसी को तो उसे रोकना ही था। ऐसे पिशाचों की बलि देने के लिए ही जरूरत पड़ी है नरसिंह अवतार की। फांसी के तख्ते पर जब चढ़ोगे तब समझ आएगा। फांसी के तख्ते पर माफी नहीं मिलती। माफी किसको चाहिए? माफी मुझे तो आजादी चाहिए। मौत मेरी हमदम है, वो आई है मेरे दरवाजे पे। मौत तो जिंदगियों को चलाने वाली होती है। उस प्यारी मौत को मेरा प्रणाम। दिनेश चंद्र गुप्तो, तुम्हारा समय आ गया। मैं तैयार हूँ। फांसी दे दो। मेरे छोटे भाई सुन, दिनेश चंद्र गुप्ता, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। जिंदा रहना खुशी की बात है, पर कभी कभी जान दे देना उससे भी बड़ी खुशी की बात होती है। मौत मुझे निश्चय ही मुक्ति दिलाएगी। दिनेश चंद्र गुप्तो, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मैं उस गहरी नींद के आगोश में सोना चाहता हूं जहां कोई दुख तकलीफ ना हो। मेरी मौत पर रोना मत। जो भी मुझे प्यार करते हैं वो दुखी मत होना। असहाय आंसुओं की बरसात से मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। दिनेश चंद्र चले एलो आस्ते आस्ते। चुप। 7 जुलाई 1931 की सुबह दिनेश चंद को फांसी के तख्ते की ओर ले जाया गया। बारिश की चुटपुट बूंदों में वो बड़े शांत कदमों के साथ फांसी घर की ओर सामने देख। कैदियों की नम आंखें उन्हें देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे जेल का माहौल उन्हें विदाई दे रहा। 19 बरस के इस नौजवान को फांसी दे दी गई। सन 1934 जनवरी के महीने में जवाहरलाल नेहरू कलकत्ता आए। एक के बाद एक कई सभाओं और आम जलसों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग की अपील करते रहे। 13 फरवरी को इलाहाबाद लौटते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह का इल्जाम था। उन्हें 2 बरस की सजा सुनाई गई और अलीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। पंडित नेहरू को 10 फुट बटा 9 फुट की एक छोटी सी कोठरी में रखा गया था। कोठरी के बाहर था एक छोटा सा बरामदा और उतना ही छोटा आंगन। शांति निकेतन में गुरुदेव की मौजूदगी से तुम्हें हौसला तो खूब मिल रहा होगा ना? हाँ बाबा, सच में। लेकिन आपको एक बार फिर से जेल में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी लगने लगता है कि अब कुछ होगा, उसी वक्त अंग्रेज पकड़कर मुझे जेल में डाल देते हैं। 7वीं बार है ये, 7वीं बार। बाबा, काश मैं थोड़ी बड़ी होती तो आपके इस आंदोलन को आगे लेकर जाती। आएगा इंदिरा, तुम्हारा वक्त भी जरूर आएगा। स्वाधीनता की लड़ाई में लगे तमाम लोगों और आपके अथक परिश्रम से कितना कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे बाबा। हमारे देशवासी, उनकी बात सुनो। मैं उनकी आप बीती सुनता हूँ, उनके दुखों को समझता हूँ। आप ठीक ही कहते हैं बाबा। कलकत्ते की सड़कों पर देखती हूँ सभा, जुलूस, अनगिनत लोगों की भीड़। ये लड़ाई उनकी अपनी है, खुद की। देश के आसमान पे, इसकी हवाओं में गूंजने लगी है एक मधुर झंकार। हर कोई अपने दिल में इसे महसूस कर रहा है।
लोगों को पता चल गया है कि आजादी ওই बस হসপিটাল আর ওই पानी ही সাইডে पानी যে বিল্ডিংটা এই দুটোই কি হসপিটাল? না পরে বলছি। ওখানে পরে দেখো। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्साह और उम्मीद से थे। इस आजादी की जंग में पंडित नेहरू को 9 बार जेल की सजा मिली। उन्होंने अपनी जिंदगी के 3259 दिन जेलों में गुजारे थे। 2259 days in jail. Around 9 years plus. आजादी का सपना तेजी से सच होता दिखाई दे रहा था। आजादी के आने की आहट से करोड़ों हिंदुस्तानी आंखें जगमगाने लगी थी और जोर से भरे जलसों में गूंजने लगे थे देश प्रेम के गीत। कभी हाथ ना होता था को मशा से इन जुलूसों और गीतों की गूंज अलीपुर जेल में भी ऐसे फैल गई जैसे लड़ाई के मैदान में बहादुर लड़ाकों को जीत कर माथा से खुलबे ना ठीक रहो। और फिर वो दिन आ 14 अगस्त 1947 की आधी रात को 15 अगस्त होते ही भारत की पूरी आजादी का ऐलान कर दिया गया। And now the time comes when we shall redeem our pledge. पंडित जवाहरलाल नेहरू बने आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री और दिल्ली के लाल किले पे लहरा उठा आजाद हिंदुस्तान का सुंदर तिरंगा। जिन बलिदानों और उसूलों पर हमें आज़ादी मिली थी, हम आज उनका पूरे मन से नमन करते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में वो स्वप्न, वो मूल्य, वो उसूल ही हमारी सबसे कीमती धरोहर है। देश के हर धड़कते दिल में आज भी जागृत हैं उन शहीदों की यादें। उन्हीं यादों का प्रतीक है हमारा ये शहीद स्तंभ। मैं उन्हीं हवाओं का एक झोंका हूँ जिनमें देश की मिट्टी की खुशबू बसी हुई है। देखছি দাঁড়াও ওকা এখন টিপবে না আলো জ্বলবে বরং করে मिट्टी में जज्ब शहीदों की 6:40 बारिश की बूंदें मिटा सकती हैं, न सूरज की तपिश इन्हें सुखा सकती है। ये वो यादें हैं जो हवाओं में खुली हैं, खेतों में लहलहाती हैं, नदियों में बहती हैं। बच्चों की बेलोस हंसी और नई पीढ़ी के चेहरों पर जगमगाती है। यादों का ये खजाना इस देश में जन्म लेने वाली हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को सौंपती रहेगी। विश्वास है कि ये खजाना हमेशा हमेशा सुरक्षित रहेगा।
জয় হিন্দ। হাততালি দিতে নেই ন্যাশনাল অ্যান্থেমের পরে এই কি রে ভাই জয় হিন্দ কেউ জানে না ন্যাশনাল অ্যান্থেমের পরে হাততালি দেয় না দেখে নাও মানতে পারো